हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट चल रही है, आज उसके तीसरे नंबर के लेक्चर में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन में माइक्रोग्लोबिन के कार्य, मतलब फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन के शरीर में क्या काम होते हैं, माइक्रोग्लोबिन के शरीर में क्या काम होते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने शॉर्टकट में आप लोगों के लिए बता दिया था, इसमें थोड़ा मैं डिटेल से बता दूंगा, ठीक है ना, कि हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या काम रहता है, माइक्रोग्लोबिन के शरीर में क्या काम रहता है। वैसे तो आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। एचबी का मतलब कौन होता है, हीमोग्लोबिन, और एमबी का मतलब कौन होता है, माइक्रोग्लोबिन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है और एमबी का मतलब कौन होता है, माइक्रोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन के प्रकार है। इसका भी डिस्कशन मैं लेक्चर नंबर 2 में कर चुका हूं, एक बार पर सुन लेना। हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन के प्रकार है, जिनका कॉम्प्लेक्स मेटल कौन सी होती है, आयरन। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि चाहे हीमोग्लोबिन हो या माइक्रोग्लोबिन, उनका जो कॉम्प्लेक्स मेटल होता है वो कौन होता है, आयरन। मतलब ये किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, आयरन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि खून में हमारे में कौन मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, आयरन के। और क्लोरोफिल के बारे में हमने बताया था, वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का होता है। सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो आज के इसमें हम बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन को माइक्रोग्लोबिन के क्या काम है, मतलब हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन के जो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जिसको बोलते हैं O2 का परिवहन, O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और माइक्रोग्लोबिन का काम क्या रहता है कि जो हीमोग्लोबिन को जो O2 को हीमोग्लोबिन फेफड़े में से लाती है, लंग्स में से लाती है ना, उस पूरी O2 को किसके लिए दे देता है, माइक्रोग्लोबिन को। तो माइक्रोग्लोबिन क्या करता है, उस O2 को संग्रहण कर लेती है, उस O2 का स्टोरेज कर लेती है, अर्थात अपने पास उस पूरी O2 को रख लेती है। और फिर शरीर को जैसे जैसे O2 की जरूरत पड़ती जाती है, वैसे वैसे माइक्रोग्लोबिन शरीर को उपलब्ध कराता जाता है। इसका मतलब एचबी का काम, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का परिवहन, और माइक्रोग्लोबिन का काम क्या रहता है, O2 का संग्रहण। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एचबी का मतलब कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है O2 का परिवहन, मतलब O2 का ट्रांसपोर्ट, O2 का परिवहन मतलब O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ये काम तो किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। और माइक्रोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का संग्रहण, O2 का संग्रहण मतलब O2 का स्टोरेज, ठीक है ना। O2 का संग्रहण मतलब O2 का स्टोरेज। एक बार फिर सुन लेना, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का परिवहन, O2 का परिवहन मतलब खून को O2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और माइक्रोग्लोबिन का काम क्या रहता है कि जो O2 हीमोग्लोबिन लाता है ना, उसको अपने पास रख लेता है, अर्थात उसका क्या कर लेता है, स्टोरेज। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, ठीक है ना। इसका मतलब एचबी, हीमोग्लोबिन का काम O2 का परिवहन, और माइक्रोग्लोबिन का काम O2 का संग्रहण। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इसको प्रोसेस में एग्जाम आपको किस तरीका से लिखना है, ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया इसका, ठीक है ना। अब एग्जाम आपको किस तरीका से रखना है कि भाई हीमोग्लोबिन के क्या काम रहते हैं, माइक्रोग्लोबिन के क्या काम रहते हैं। आप लोग सभी अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर हम लोग जिंदा है तो वो किसकी वजह से जिंदा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से जिंदा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा काम क्या होता है, क्या O2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और आप लोग जानते हैं कि हम O2 की वजह से जिंदा है। हम लोगों के लिए प्राणवायु होती है, वो कौन होती है, O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। इसलिए हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, O2 को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा। और जब O2 एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी तो कॉमन सी बात है, हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए O2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, O2 का परिवहन, O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से बता देता हूं। हम O2 किस तरीका से लेते हैं, CO2 को किस तरीका से बाहर निकालते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो समझना, एचबी और एमबी का कार्य बता देता हूं, एचबी का क्या काम है और एमबी का क्या काम है। कि देखो जैसे ही हम O2 को लेते हैं, इस तरीका से हम सांस लेते हैं ना, इस तरीका सांस, इसका मतलब हमने O2 लिए, वो कहां से लिए, एटमॉस्फेयर से लिए, वातावरण से हम लोगों ने O2 को ले लिया, ठीक है ना। O2 को जैसे लेते हैं तो वो O2 किस में चली जाती है, फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर चली जाती है, ठीक है ना। इस तरीका से O2 लेते ही वो किसके अंदर चली जाती है, फेफड़े के अंदर चली जाती है, मतलब लंग्स के अंदर चली जाती है। लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन आएगा, ठीक है ना, मतलब फेफड़े के अंदर हीमोग्लोबिन आएगा जो O2 से संयुक्त हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अर्थात हीमोग्लोबिन अगर O2 के साथ संयुक्त हो जाए, कंबाइंड हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। मतलब जो आप लोगों ने O2 ली है वो किस में गई, फेफड़े के अंदर, फेफड़े में हीमोग्लोबिन आएगा या लंग्स में हीमोग्लोबिन आएगा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन
वहां से O2 को अपने आप से जोड़ लेगा, मतलब अपने आप से कंबाइन कर लेगा, उसको बोलोगे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। फिर ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह शरीर की जितनी भी मांसपेशी होती है, मतलब मसल्स होती है, कोशिका होती है, सेल होती है, वहां तक O2 को पहुंचा देगा। वो कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। फेफड़े में से लिया किसने? हीमोग्लोबिन में फेफड़े में से O2 ली और शरीर की जितनी भी मांसपेशी हैं या जितनी भी सेल है, कोशिकाएं, उनके अंदर O2 को पहुंचा देता है, ठीक है ना। सेल के अंदर, मांसपेशियों के अंदर पहले से कौन प्रेजेंट होता? माइक्रोग्लोबिन, ठीक है ना। कोशिकाओं या सेल या मांसपेशियों के अंदर पहले से कौन प्रेजेंट होता है? माइक्रोग्लोबिन, ठीक है ना। तो जो आप लोगों का हीमोग्लोबिन O2 को लाया, वो पूरी O2 को किसके लिए दे देगा? माइक्रोग्लोबिन के लिए, कि जो मैं O2 ला रहा हूं ना फेफड़े में से या लंग्स में से, वो पूरी O2 को तू तेरे पास रख ले, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन ने तो ले जाने का काम किया और माइक्रोग्लोबिन को पूरी O2 दे दी, जो कहां पर प्रेजेंट है? हमारी शरीर की सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर या मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर पहले से कौन प्रेजेंट है? माइक्रोग्लोबिन। उसको पूरी O2 लाके दे दी किसने? हीमोग्लोबिन ने। और माइक्रोग्लोबिन ने उस O2 को अपने पास रख लिया, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे शरीर को O2 की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे माइक्रोग्लोबिन शरीर को उपलब्ध कराता जाता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्या हीमोग्लोबिन O2 लाया फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर से, ठीक है, जो कोशिका, जो ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। कोशिकाओं में पहले से कौन प्रेजेंट है? माइक्रोग्लोबिन। कोशिकाओं में पहले से कौन प्रेजेंट है? माइक्रोग्लोबिन। तो जो O2 लाए वो पूरी किसको दे देगा? माइक्रोग्लोबिन को। अब माइक्रोग्लोबिन क्या करेगा? अपने पास पूरी O2 को रख लेगा। फिर जैसे जैसे शरीर को O2 की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे वैसे माइक्रोग्लोबिन शरीर को उपलब्ध कराता जाएगा, ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अभी भी आपका हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट है? कोशिकाओं के अंदर, सेल से अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना भाई। O2 तो वो किसको दे चुका? माइक्रोग्लोबिन को। और ब्लड अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, कहां पर? सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। फिर वो क्या करेगा? सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर से, कि जितनी भी CO2 बनी है ना कोशिकाओं में, मांसपेशियों में, मसल्स के अंदर, जितनी भी CO2 बनी है, उस पूरी CO2 को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। और पूरी CO2 को लाकर किसमें छोड़ देगा? वो फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है ना। मांसपेशियों के अंदर से जितनी भी CO2 बनी है ना, उस पूरी CO2 को ब्लड किसमें लाकर छोड़ देगा? फेफड़े के अंदर। फेफड़े के अंदर जैसे ही लाकर छोड़ोगे तो फिर आप लोग उसको O2 को, फिर जो CO2 होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर, ठीक है ना। तो प्रोसेस किस तरीके का होगा देखो मैं बताता हूं आपको। इसका मतलब ये क्या हो गई? आपने O2 लिए और देखो ये क्या हुआ? ये आपकी CO2 बाहर निकले। बात आप लोग समझ में आ गई? अरे प्रोसेस यही तो होता है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, इसका मतलब आपने O2 को लिया है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो कौन होती है? हमारी CO2। बात आप लोग समझ में आ गई? इस तरीके से करते ना, O2 को लिया, इस तरीका से CO2 को छोड़ा, इस तरीका से O2 CO2 को, इस तरीका से साइकिल या चक्र इस तरीका से चलता रहता है। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सांस लेने का मतलब आपने O2 को लिया है, और सांस छोड़ने का मतलब आपने CO2 को छोड़ा है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर सुन लेना। सांस ले रहे हो, इसका मतलब आप किसको ले रहे हो? O2 को। और सांस को छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप कौन सा छोड़ रहे हो? CO2। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? ठीक है ना। सांस लेने और देने की इस तरीका से तो प्रोसेस होता है, इस तरीका से तो लेते हैं हम सांस। तो सांस लेने को तो हम क्या बोलते हैं? O2। और सांस छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? CO2। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर बहुत कम शब्दों में बता देता हूं, ठीक है। एक बात और आप लोगों ने देखी होगी कि मैं एक टॉपिक को कई बार रिपीट कर देता हूं। देखो आप लोग कभी मेरे लेक्चरों को देखना तो आपको पता है कि एक टॉपिक को मैं कई बार रिपीट कर देता हूं। जैसे कि ये कम से कम यही मैं 15-20 बार बोल चुका हूं इसको, कि भाई HB का काम क्या होगा? O2 का परिवहन। MB का काम क्या होता है? O2 का संग्रहण। एक चीज को मैं 10-12 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि वो दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए, आप उससे ऊबने लग जाओ। इसलिए मेरे लेक्चरों के अंदर देखो आप लोग एक एक लाइन को कम से कम मैं 10-10 बार रिपीट कर देता हूं। वो 10-10 बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप लोगों को जब बार बार उस लाइन को सुनोगे ना, तो वो लाइन दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। जैसे मैं लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में हमेशा एक ही बात बोल रहा हूं, भाई HB का काम O2 का परिवहन होता है, MB का काम O2 का संग्रहण होता है। ये लाइन जब 15-20 बार दिमाग में जाती है ना, तो ऑटोमेटिक वो फिट हो जाती है कि हाँ यार O2 का काम तो O2 का, HB का काम तो O2 का परिवहन, और MB का काम O2 का संग्रहण। ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार मैं अपनी लाइनों को रिपीट करता हूं। वो लाइनों को इसलिए रिपीट करता हूं कि दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए आप लोग, क्योंकि जब कोई चीज को हम बार बार सुनते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक ऐसी फिट हो जाती है दिमाग में कि दोबारा नहीं भूलते हैं, क्योंकि कानों में वो चीज गूंजती है कि हाँ यार ये पढ़ाया था सर ने। ठीक है ना। इसलिए मैं एक एक लाइन को बार बार रिपीट करता हूं। उसका रीजन यही है कि बार बार सुनोगे तो वो चीज दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है। तो एक बार मैं और बता देता हूं आप लोगों के लिए प्रोसेस को। इस बार बताने के साथ ही आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो हम लोगों ने O2 को लिया, O2 किस में आ गई? फेफड़े के अंदर आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। ठीक है ना। फिर माइक्रोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन आएगा, हीमोग्लोबिन O2 से संयुक्त हो जाएगा, जो क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। फिर वहां से पूरी O2 को कलेक्ट करके फेफड़े में से और शरीर की कोशिकाओं,
सेल्सों तक ले जाएगा, मांसपेशी बोल दो, मसल्स बोल दो, जो भी है, ठीक है ना, शरीर की कोशिकाओं तक ले जाएगा। कोशिकाओं में पहले से कौन प्रेजेंट होगा, माइक्रोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो O2 को लाया है ना, वो पूरी O2 को किसको ले दे देगा, माइक्रोग्लोबिन को, ठीक है। माइक्रोग्लोबिन क्या करेगा, उस पूरी O2 को अपने पास रख लेगी, ठीक है। माइक्रोग्लोबिन क्या करेगा, उस पूरी O2 को अपने पास रख लेगी, ठीक है ना। और जैसा जैसा अब देखो अपने पास पूरी O2 को रख लिया, फिर शरीर को जैसे जैसे O2 की जरूरत पड़ती है, माइक्रोग्लोबिन शरीर को उपलब्ध कराता जाता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, कोशिकाओं में अब आपका ब्लड पहले से पड़े भाई, O2 तो उसने किसको दे दी, माइक्रोग्लोबिन को। अब वहां से पूरी CO2 को कलेक्ट करेगा कौन, ब्लड, आपका हीमोग्लोबिन, और पूरी CO2 को कलेक्ट करके किस में लाके छोड़ देगा, फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर, फिर ठीक है ना। फिर जैसे इस फेफड़े के अंदर आप लोग जो CO2 को छोड़ता है हीमोग्लोबिन, फिर आप लोग जैसे सांस ले लेते वक्त, फिर छोड़ते वक्त आप लोग CO2 को बाहर निकाल देते हो, ठीक है ना। इस तरीका से साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। O2 से हीमोग्लोबिन का सेल्स तक पहुंचाना और CO2 को सेल्सों से फेफड़े के अंदर लाना, फिर उसको आप लोगों के द्वारा छोड़ना, ये प्रोसेस इस तरीका से चलता रहता है, ठीक है ना। ये काम होते हैं हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो लैंग्वेज लिखाई है ना मैंने, अब उस पूरी लैंग्वेज को पढ़ के देखना, हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन के क्या कार्य थे, ठीक है ना। अब लैंग्वेज को पढ़ के देखना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। बात आप सब समझ में आ गई ना। किसी भी चीज को एक जनरल व्यवहार के आधार पर लिया करो, ठीक है ना। किसी भी चीज को एक जनरल व्यवहार के आधार पर लिया करो, ठीक है, जिससे कि वो सारी चीजें अच्छी तरीके से हम लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन की मैं मानता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और बाकी के 100 बातन की एक बात क्या है कि HB का काम O2 का परिवहन का मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और MB का काम क्या होता है, O2 का संग्रह, मतलब O2 का स्टोरेज या O2 को कलेक्ट कर लिया अपने पास में, ठीक है ना। ये काम होते हैं हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन के। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो अपनी O2 हो या CO2 हो, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के साथ कौन से दाब पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर ये किसके साथ जुड़ते हैं, O2 और CO2 के साथ, कौन, हीमोग्लोबिन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर बता देता हूं, O2 और CO2 के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है वो हाई प्रेशर पर जुड़ता है, उच्च दाब पर जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो सारी चीजें आप लोग तो पढ़ लेना, बहुत बढ़िया तरीके से लैंग्वेज में सेट कर रखा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या आप लोगों का एक चार्ट बना रखा है, मतलब एक वक्र बना रखा, कर्व बना रखा है। तो उस कर्व के अंदर कुछ हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन है, उनका O2 के साथ कुछ कनेक्शन बता रखा है, ठीक है ना। तो मैं उसको समझा देता हूं, ठीक है ना। एक बार फिर तो लेना, आप लोगों के लिए मैंने एक वक्र बनवा रखा है, कर्व बनवा रखा है, ठीक है ना। उसमें जो O2 का कनेक्शन किससे कर रखा है, हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन से वो किस तरीका से कनेक्ट होता है, कौन, O2, उसका एक डायग्राम सा शो कर रखा है, उसको मैं समझा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं HB में MB के कार्य तो समझा दिया। अब संरचना के बारे में बात कर लेता हूं। संरचना तो आप लोग जानते हो, वही संरचना होती है, बीच में कौन होता है, आपका आयरन होता है, ठीक है ना। और 4 उसमें पेरोल की रिंग होती है, जो आयरन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि पेरोल की रिंग में कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो अपना लोन पेयर किसको दे देता है, Fe को दे देता है। और आप लोग जानते हो कि कोई लिगेंड अगर अपना लोन पेयर किसी मेटल को दे दे तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में तो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसकी अगली टॉपिक को में बात करेंगे हम लोग कि भाई जो अपनी क्षार धातु होती है, क्षारीय मृद धातु होती है, मतलब जो एल्कलाइन मेटल होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, उनका हमारे शरीर में क्या योगदान होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उन सारी चीजों को हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे जो अपने अगले लेक्चर होंगे, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं मैक्सिमम इस यूनिट के 5 या 6 लेक्चर, ठीक है ना, मैक्सिमम 6 लेक्चर में तो ये यूनिट अपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और लास्ट में इसके क्वेश्चन देख लेना। देखो जैसे जैसे मेरे टॉपिक चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चनों को देखते चलो, इतने इजी है, क्योंकि इस चीज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं कि जो अपनी 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5 फिजिकल केमिस्ट्री, कुल मिलाकर अपने पास कितनी यूनिट है, 15 यूनिट है। उन 15 यूनिटों में सबसे सिंपल यूनिट अपनी ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लोग जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जब देख लेना आप लोग, ठीक है ना। आज ये तीसरा लेक्चर है, 3 लेक्चर और है, ये खत्म हो जाएगी हमारी बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। इसलिए आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करो। इसके तो 6.5 नंबर हो या 7 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, क्योंकि अब तक ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें, ठीक है ना, हमारे शरीर से रिलेटेड है सारी चीजें, ठीक है ना। O2 CO2 यार कहां से 8वीं 7वीं क्लासों से पढ़ते आए सारी चीजों को, ठीक है ना। 10th क्लास में तो खूब पढ़ाया हम लोगों ने, O2 क्या होती है, CO2 क्या होती है, हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन। 10th में तो भैया सारी चीजें पढ़ी हैं। जो स्टूडेंट मैथ के हैं उन्होंने भी ये चीजें पढ़ी हैं, और जो स्टूडेंट बायो के वो तो खैर इन चीजों को पढ़ती हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं है, जनरल साइंस के अंदर आती है सारी चीजें, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेना, ठीक है ना। तो मैं इसके किसकी बात कर लेता हूँ, HB MB की संरचना, ठीक है, जिसमें O2 का हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन के साथ एक चित्र बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसको तो मिटा देता हूँ।
ठीक है, बाकी का पढ़ लेना, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, वैसे तो प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं इनके अंदर। देखो मैं इसके डायग्राम को शो कर देता हूं, इधर देखिए आप लोग, इसके डायग्राम को बना देता हूं, ठीक है ना। तो देख लो आप लोग इधर की तरफ, ये वक्र है किसका, हीमोग्लोबिन का और माइक्रोग्लोबिन का, ठीक है ना, सिरा के साथ और धमनी के साथ। ये यहां पर 0, 20, 40, 60, 80 और ये कितने हो गए 100, ठीक। ये वही 20, 40, 60, 80 और ये कितने हो गए आप लोगों के 100। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं सिरा रक्त और इसको बोलते हैं धमनी रक्त, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन है, एच भी लिख देता हूँ, ये कौन है आपका हीमोग्लोबिन HB, और ये किसको शो कर रहा है MB को, मतलब माइक्रोग्लोबिन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसकी pH कितनी होती है, pH 7.4 और यहाँ पर ये pH कितनी होती है 7.2, ये pH कितनी होती है 7.2, ठीक है ना। वो pH लिख दी 7.4 और ये pH लिख दी 7.2। अब इधर देखो आप, ये हो गया आपका संतृप्तता मतलब सैचुरेशन। ये कौन हो गई संतृप्तता मतलब सैचुरेशन, किसके साथ, O2 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर O2 का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर, O2 का आंशिक दाब मतलब O2 का पार्शियल प्रेशर, O2 का आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है ना। ये कौन हो गई आपकी सिरा रक्त और ये कौन हो गई धमनी रक्त। सिरा को हम बोलते हैं वेन ब्लड, ये कौन हो गया वेन ब्लड, सिरा को धमनी को बोलते हैं आर्टरी ब्लड, ठीक है ना। ये हो गया सिरा, कौन हो गया वेन ब्लड होगा, आर्टरी और कौन हो गया आपका धमनी रक्त, धमनी रक्त तो क्या बोलते हैं आर्टरी ब्लड, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो अभी समझा देता हूं आप लोगों को। इधर देखिए आप लोग, ये हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों का O2 के साथ संतृप्तता मतलब सैचुरेशन वाला वक्र है, ठीक है ना। किस तरीका से O2 होती है वो MB के और HB के किस तरीका से एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक दूसरे से कंबाइंड होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ये संतृप्तता सैचुरेशन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि आप लोगों को पता है सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्तता किसी चीज का एक दूसरे से जुड़ना। तो आप लोगों को पता है कि O2 से आपकी HB जुड़ रही है और O2 से आप लोगों की MB भी जुड़ रही है। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी, ठीक है ना। O2 के साथ आपकी HB भी जुड़ रही है और O2 के साथ आपकी MB भी जुड़ रही है। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन या संतृप्तता, ठीक है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब O2 का हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ संतृप्तता देख रहे हैं, सैचुरेशन देख रहे हैं कि उनमें किस तरीका से बॉन्डिंग है, ठीक है ना। किस तरीका से वो बॉन्डिंग है, वो किस तरीका से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं मतलब संयुक्त होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो सुनो मेरी बात, ये कौन हो गई अपनी सिरा रक्त मतलब वेन ब्लड और ये कौन हो गई धमनी रक्त मतलब आर्टरी ब्लड। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कौन है आप लोगों का हीमोग्लोबिन और ये कौन है आप लोगों का माइक्रोग्लोबिन। मतलब ये तो किसको शो कर रहा है माइक्रोग्लोबिन को और ये वाला किसको शो कर रहा है हीमोग्लोबिन को। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर pH कितनी है 7.4 और यहाँ पर pH कितनी है 7.2। मतलब ये वाली pH तो किसको शो कर रही है सिराकी को, ठीक है ना। और ये वाली pH किसकी को शो कर रही है धमनी की को, ठीक है ना। किसकी को शो कर रही है धमनी की को। एक बार फिर सुन लेना, ये pH 7.2 है आप लोगों की, ये किसकी pH है सिरा की, और जो धमनी की pH है वो कितनी है 7.4। किसके लिए हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों के लिए, हीमोग्लोबिन और माइक्रोग्लोबिन दोनों के लिए यहाँ पर इसकी pH कितनी है धमनी के अंदर 7.4 और सिरा के अंदर कितनी होती है 7.2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आप लोगों की सिरा होती है, ठीक है ना, जो आपकी वेन ब्लड होती है, सिरा होती है आप लोगों की, उसके अंदर pH थोड़ी सी
कम हो जाती है। वैसे ज्यादा अंतर तो नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है, सिरा के अंदर पीएच कितनी है 7.2 और धमनी के अंदर पीएच कितनी है 7.4, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कम तो है, ये तो बोलोगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो सिरा होती है ना, सिरा उसके अंदर पीएच कम हो जाती है, 7.2 होती है, और जो अपनी धमनी होती है उसमें पीएच कितनी होती है 7.4, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई किस तरीका से O2 से कनेक्ट होते हैं। ये उनका कौन है, संतृप्त सैचुरेशन वाला वक्र है, किसके साथ, O2 के साथ। बात आप लोग समझ में आ गई, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। अरे यार सीधा सा प्रोसीजर, मुझे ये समझा दिया सारी चीजें। इसका मैं सौभातन की एक बात बता दूं, मुझे ये चीज बतानी है कि जो धमनी के कंपेयर है सिरा के अंदर आप लोगों की पीएच कम हो जाती है, बस ये चीज बतानी है मुझे। इसके इस पूरी के थ्रू मुझे ये चीज बतानी है कि धमनी के कंपेयर में जो सिरा के अंदर O2 की, CO2 की जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। उसमें धमनी के अंदर कितनी होती है 7.4 और सिरा के अंदर कितनी होती है 7.2, ठीक है ना। बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर देखना, धमनी के अंदर पीएच कितनी होती है 7.4 और सिरा के अंदर पीएच कितनी होती है 7.2, अर्थात सिरा के अंदर पीएच घट जाती है, ठीक है ना। सिरा के अंदर पीएच क्या होती है, घट जाती है। और आप लोगों को पता है, ये तो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब किसी की पीएच कम होती है तो उसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक गुण। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पीएच ज्यादा होती है तो बेसिक गुण बढ़ता है, बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, और जब पीएच कम होती है तो कॉमन सी बात है एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है। ये सारी चीजें तो हम पीएच स्केल से जानते हैं। हम यही तो बोलते हैं कि पीएच अगर किसी की 7 से ज्यादा हुई तो वो कौन से कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, और किसी की पीएच 7 से कम हुई तो वो कौन से कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसका मतलब पीएच अगर कम होगी तो कॉमन सी बात है आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार फेस कर रहे हो, इन सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं पर पढ़ ही चुके हो, ठीक है ना। वैसे भी ये जनरल साइंस के अंदर आती है, इतनी नॉर्मल साइंस तो हम सभी की अच्छी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, एचबी व एमबी के कुछ कार्य पूछे तो उन कार्यों को करके और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये O2 का हीमोग्लोबिन माइक्रोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन वक्र है, ठीक है ना। एक चीज और बता देता हूं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इस डायग्राम की गौर से आप आकृति देखो तो एस आकृति है, इस तरीका से दिखाई दे रही है, ये एस आकृति, इसलिए इसको सिग्माइड वक्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिग्माइड वक्र। बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लेना, अगर कोई आपसे पूछे सिग्माइड वक्र क्या होता है तो सिग्माइड वक्र इसी को बोलते हैं, जो सिग्माइड कर्व बोलते हो ना, सिग्माइड वक्र बोलते हो, वो इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर ये इस तरीका से जो कर्व होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्माइड वक्र। बात आप लोग समझ में आ गई ना, इसलिए इसको हम एस आकार की का कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसको गौर से इस तरीका से देखो तो ये एस जैसा दिखाई दे रहा है। अरे ये है ना, ये कर्व इस तरीका से दिखाई दे रहा है एस जैसा, इसलिए इसको एस कर्व बोल सकते हो, सिग्माइड का कर्व बोल सकते हो, सिग्माइड वक्र बोल सकते हो, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का लेक्चर तो अपना कम ही है, क्योंकि आप लोग पता अपना टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि आज का लेक्चर तो अपना कम ही है, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर क्लियर हो गया, दूसरा लेक्चर क्लियर हो गया, और ये जो अपना तीसरे नंबर का लेक्चर था इसमें मुझे हीमोग्लोबिन के और माइक्रोग्लोबिन के काम बता रहे थे, वो मैं बता चुका हूं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का परिवहन, माइक्रोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का संग्रहण, और उसके बाद मुझे ये डायग्राम समझाना था आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, मैं फिर बता देता हूं। इसमें मुझे ये चीज समझानी थी कि धमनी के कंपेयर में जो सिरा होती है उनमें आपकी पीएच कम होती है, उसमें धमनी के अंदर कितने होते हैं 7.4 और सिरा के अंदर कितने होते हैं 7.2, अर्थात जो सिरा होती है वहां पर आप लोगों की पीएच घट जाती है, मतलब डिग्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने इसी के साथ कितने लेक्चर हो गए अपने, कितने लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए, ठीक है ना। कितने लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए। आगे जो और लेक्चर होंगे उनमें अपनी एक तो सोडियम पंप पढ़ना है हमको, एक कैल्शियम पंप पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्शन है और साइटोक्रोम सी है, ठीक है ना। 3 टॉपिक और है, इन तीनों टॉपिक को बड़ी अच्छी तरीका से मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो एक लेक्चर में तो क्षार धातु, क्षारीय मृद धातु के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें बता दूंगा, किस तरीका से शरीर में इनकी जरूरत होती है, ठीक है ना। एक लेक्चर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्शन बता दूंगा 2, और एक लेक्चर में बता दूंगा साइटोक्रोम सी, ठीक है ना। उस तीसरे लेक्चर के साथ मतलब जो अपना 6ठे नंबर का लेक्चर होगा वो 6ठे नंबर के लेक्चर के साथ इसकी प्रॉब्लम भी करवा दूंगा, और यूनिट अपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ कितनी यूनिट हो जाएंगी, 4। इस यूनिट के खत्म होते ही कितनी यूनिट हो जाएंगी, 4। सुनो 4 कैसे होंगी, पहली मैंने करवा दी आप लोगों के लिए, ठीक है, दूसरी मैंने करवा दी, उसके तो 2 लेक्चर ही बच रहे हैं, तो कंप्लीट सी मानो। दूसरी यूनिट को बिल्कुल कंप्लीट सी मानो आप लोग, उसके 2 लेक्चर बच रहे हैं, 2-3 लेक्चर आराम से करवा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए यूनिट 2 को भी कंप्लीट मानो। यूनिट 3 मैंने करवाई दी,
और यूनिट 5 मैंने करवा दी। इसका मतलब इसके बाद से ओनली एक यूनिट बच रही है और वो होगी अपनी यूनिट नंबर 4। तो बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जैसे ही ये यूनिट क्लियर हो जाएगी, इस यूनिट के क्लियर होते ही आप लोगों की कितनी यूनिट हो जाएंगी, 4 यूनिट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। फिर यूनिट 4 है, उसको करवा के फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चालू कर देंगे। ठीक है। बाकी के इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी अपनी 15 यूनिट है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की पूरी यूनिटों को कंबाइन करके पूरी यूनिट कितनी होती है 15। वो 15 यूनिटों के अंदर सबसे सिंपल यूनिट है जिसके 6.5 नंबर आप लोगों के बिल्कुल फ्री के हैं, और ये तो आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है ना। 6 लेक्चर में यूनिट क्लियर हो रही है और ये सारी चीजें छोटी छोटी सी चीजें हम पढ़ रहे हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक नोट्स आप लोग उतार लेना समझ कर। ठीक है ना। समझ कर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना। एक एक चीज को समझ के लिखा करो। ये चीज तो मैंने पहले बोल दी, आपको पता है। जैसे लेक्चर लेने के बाद आप देख लिए करोगे हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है ना। तभी पढ़ने और पढ़ाने दोनों चीजों का मतलब है। ठीक है ना। इसलिए नोट्स बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर बनाते चलो, जिससे कि बाद में सारी तकलीफ हम लोगों की दूर हो जाए। ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।